जब मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की स्मृति वहाँ से गाई करके कर रहा था और चंद्र बरदाई जी की जो उनके कवि थे, तो जो मेरा साथी था उस समय वो जो मोहम्मद गौरी था उनकी कब्र पे हथौड़ा मारने लगा। तो मैंने उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि हमारे संस्कार ये हैं कि कितने व्यक्ति थे आप लोग? एक और था मेरे साथ। आप 2 ही व्यक्ति थे? हाँ, 2 थे, तो वो तो समय-समय पे मैंने वहाँ चेंज करता रहा, है ना? तो हमने उसको रोका, मैंने उसको रोका, इसलिए रोका कि भाई ये इसी के लिए ये भी महान पूर्वज है, जो मोहम्मद गौरी हैं, वो भी एक बहादुर योद्धा थे। भाई 2 लोग का युद्ध हुआ, तो एक को हम मानते हैं, एक को कोई दूसरा मानता है, तो दूसरे की बेइज्जती हम क्यों करें? मेरा आपके दर्शकों को भी और इंडिया के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, सबको ये एक चैलेंज है। एक आता है ना अमिताभ बच्चन जी का कौन बनेगा करोड़पति, आपके माध्यम से मैं ये एक ऑफर देता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ रुपए मैं अपने पास से दूंगा अगर कोई ये साबित कर दे कि फूलन ने मई कांड में सिर्फ राजपूतों को मारा है। क्या बोला जाता है कि फूलन ने 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के अपने बलात्कार का बदला ले लिया और डाकुओं को मार दिया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और आज के हमारे जो खास मेहमान है वो एक ऐसी शख्सियत है, वो हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है उनका थोड़ा सा परिचय देने। उनके कुछ कारनामे ऐसे रहे जिनका डंका देश नहीं विदेशों तक भी गूंजता है। तो बिना देरी किए उनसे मिलवाते हैं, जिनका नाम है शेर सिंह राणा। राणा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, चैनल पर। नमस्कार। राणा जी, वैसे आपके किस्से तमाम टीवी चैनलों से लेकर तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी रहती, तो आखिरकार मन के अंदर जागृति पैदा कैसे हो कि अफगानिस्तान जाए और वहां पर पृथ्वीराज चौहान जी के अवशेष, हालांकि मन में प्रक्रिया बनी कैसे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति की एक डेस्टिनी होती है, जिसको भगवान बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो हर व्यक्ति की एक डेस्टिनी तय कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक डेस्टिनी थी कि तिहाड़ जेल जाऊंगा, तिहाड़ से जो है बांग्लादेश, दुबई होते हुए अफगानिस्तान जाऊंगा। अदरवाइज तो जो मेरी स्कूलिंग हुई है, मतलब पढ़ाई लिखाई हुई है या पारिवारिक जो मेरी पृष्ठभूमि है, तो ईश्वर की कृपा से वो बहुत ही अच्छी, क्योंकि मैं यहाँ पे रुड़की में हमारे, बल्कि रुड़की में नहीं, उत्तराखंड का नंबर 1 रैंक का स्कूल है मोन्टफोर्ट, उसका पहले सेंट गैब्रियल्स नाम था, तो उसमें मेरी स्कूलिंग हुई भी है। और मेरे साथ के लड़के तो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर सब बने हुए हैं। तो इसको ऐसे ही मैं देखता हूँ कि मेरा भाग्य था वो, है ना? तो वो एक डेस्टिनी होती है। तो मेरे अंदर कोई ऐसी, मैं बहुत कोई समझदार नहीं हूँ या बहुत कोई बहादुर नहीं अपने आप को मानता, लेकिन क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा था कि 800 साल से जो काम नहीं हुआ, भाई जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, तो उनकी जो समाधि थी वो अफगानिस्तान में थी। जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता था। और मजे की बात यह है कि जो उनके मुख्य सेनापति थे वो थे धीर सिंह पुंडीर जी, जो कि जितने भी पुंडीर हैं हम लोग, मैं खुद भी पुंडीर ही हूँ, तो जितने भी पुंडीर हैं वो हम सबके बाबा भी हैं और पुंडीरों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ भी हैं, जो धीर सिंह पुंडीर जी। तो वो जो है सेनापति थे पृथ्वीराज। तो अब उन्होंने उस समय पृथ्वीराज जी की सेवा की होगी, है ना? गौरी को बंदी भी उन्होंने बनाया था। अब आज 800 साल के बाद उसी पुंडीर कुल में ही जो है मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी जो है वापस अफगानिस्तान से लाने का। अदरवाइज तो देखो पिछले 800 साल में एक से एक योद्धा समाज के अंदर आए हैं और आज भी बहुत लोग मौजूद हैं, बहुत बहादुर हैं, बहुत ही सक्षम है, सरकार बहुत सक्षम है, लेकिन ईश्वर जिसके हाथ से जो कराना होता है वो कराता है। तो मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने कहा कि कॉलेज टाइम में आपने एक प्री प्लान किया था कि तिहाड़ जेल जाएंगे, वहां से आगे की रूपरेखा बनाए, मगर कुछ लोग ये मानते हैं कि संस्कार दिए जाते हैं किसी बच्चे को कुछ काम करने, तो संस्कार ये परिवार के किसी सदस्य ने संस्कार दे दिया या फिर आपके यार दोस्तों ने संस्कार दिए थे कि ऐसे कुछ प्लान करना? देखो, अभी हमने सोचा नहीं था कि जेल जाएंगे, जेल जाने का कभी नहीं सोचा। मैंने कहा कि डेस्टिनी होती है, मतलब क्या होता है, ये भाग्य होता है। हमने तो सोचा था भाई आर्मी ऑफिसर बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। जो परिवार के जो संस्कार की अगर हम बात करें तो देखो, परिवार में हमेशा हमारे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए। हमें बचपन से ये सिखाया गया, बताया गया कि सब कुछ धरती पे रह जाना है, आपका इज्जत, सम्मान और समाज के लिए किया गया कार्य जो है वो यादगार रहेगा। और अपने पूर्वजों का सम्मान करना, इज्जत करना और सर्व समाज की इज्जत, है ना? चाहे कोई किसी भी जाति या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हमने हमेशा सबका सम्मान किया। जब मैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वहां से खुदाई कर रहा था और चंद्र बरदाई जी की जो उनके कवि थे, तो जो मेरा साथी था उस समय, वो जो मोहम्मद गौरी था उनकी कब्र पे हथौड़ा मारने लगा। तो मैंने उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि हमारे संस्कार ये हैं कि कितने व्यक्ति थे आप? एक और था मेरे साथ। आप 2 ही व्यक्ति थे? हाँ, 2 थे। तो वो तो समय-समय पे मैंने वहाँ चेंज करता रहा, है ना? तो
हमने उसको रोका, मैंने उसको रोका, इसलिए रोका कि भाई ये मतलब किसी के लिए ये भी महान पूर्वज है, जो मोहम्मद गौरी हैं, वो भी एक बहादुर योद्धा थे। भाई 2 लोग का युद्ध हुआ तो एक को हम मानते हैं, एक को कोई दूसरा मानता है, तो दूसरे की बेइज्जती हम क्यों करें? तो आपने हम उनके भी सिर्फ सम्मान अपनी का ध्यान रखा। हाँ, बिल्कुल। और हमें यही संस्कार हैं, हुँ। हमें सिर्फ अपने जो महान पूर्वज हैं उनसे उनकी बेइज्जती ना हो, ये हमारा कर्तव्य है। किसी दूसरे की बेइज्जती को हम अपना इज्जत समझें, वो मूर्खता है। कोई अगर मान लीजिए तालिबानी टेररिस्ट जो लोग हैं, अगर वो लोग कोई गलती कर रहे हैं, तो हम भी अगर उनकी राह पे चलें तो हम मूर्ख, हम क्यों चलें उनके रास्ते? तो मैंने उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं करने दिया। अदरवाइज तो जो है मोहम्मद गौरी जो है, उनकी कब्र पे हथौड़ा मार के उनकी भी तोड़ी जा सकती थी, उसको खराब किया जा सकता था, लेकिन ऐसा मैंने करने से रोक दिया। तो ये संस्कार ही होते हैं और हर भारतीय के यही संस्कार है। तो वो अवशेष किस तरीके से निकाले? आपने कोई गुफा बनाई? क्या कुछ आपने नहीं, वो नहीं, मैप गुफा तैयार नहीं। किया था? एक्चुअली वो क्या है, गाँव में थी। गजनी एक इलाका है, तो मैं जैसे 1.5 महीना लगा खोजबीन करने में। तो गजनी के पास एक स्थान देयक है, तो वहाँ पे ये मौजूद थी। शहाबुद्दीन गौरी, जिनको हम मोहम्मद गौरी भी बोलते हैं, हुँ। उनकी कब्र थी और उसके बाहर जो है पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रबरदाई जी की समाधि थी। तो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर जूते चप्पल रख देते थे और अंदर जियारत करने जाते। तो ऐसा जानबूझ के करते थे वो लोग। हमने अपना काम किया, तो हमने बाहर खुदाई करी, उनकी जो इन दोनों की जो समाधि थी जी। या कब्र बोल लीजिए, हुँ। उसकी खुदाई करी और देखो अवशेष के रूप में कोई स्केलेटन तो मिला नहीं, कंकाल नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है कि भाई 800 साल में जो है वो खत्म हो गया हो, या हो सकता है हो भी हुँ। तो बहुत नीचे हो। तो जितनी देखो मेरा सामर्थ्य था, उतनी मैंने खुदाई करी और जो उनकी मिट्टी है उसको मैं वापस लेकर आया, और जो दूसरे जो चीजें थी जो इंडिकेट करती थी, जो इस बात की पहचान कराती थी कि ये ही वो जगह है, तो वो सारे जो बोर्ड वगैरह हैं वो मैं लेकर आया, और लाने के बाद उनके मिट्टी का जो कुछ हिस्सा है वो मैंने खुद गंगा जी में प्रवाहित किया कोलकाता के अंदर, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सामाजिक संगठन के सुपुर्द। तो उन्होंने जो है एक चबूतरे के रूप में एक स्मारक बनाया, और उस चबूतरे में ही वो सारा जो सामान की थी वो सब उसमें रख दिया, और जिला मैनपुरी पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जी। तो वहां पे वो चबूतरा उन्होंने बनाया। सवाल जब आप यहाँ से पहुँचे अफ़गानिस्तान, बीच में सफ़र कैसे तय किया? किस-किस रास्तों से आप वहाँ तक पहुँचे? चोरी-छुपे पहुँचे या फिर कुछ आपने कोई ऐसी वेशभूषा पहनी हो या कुछ कुछ भी आपने जो इस्तेमाल किया हो? देखो 2004 में मैं तिहाड़ से एस्केप हुआ। 2001 में मैं तिहाड़ जो है, जो मुझ पर केस लगा, उसके केस लगने के कारण तिहाड़ जेल में गया। तो जेल में रहने के दौरान ही मुझे पता चला, पता तो पहले चल गया था, बट दोबारा से उसको रिकॉग्नाइज्ड किया, समझिए कि भाई ऐसे-ऐसे वहाँ पर है। तो क्या किताबें पढ़ते थे या फिर ये नहीं, ज्ञान? क्या है, अखबार में आया ये ना, हाँ। अखबार में आया, तो उस समय बड़े सारे सामाजिक संगठन इसको लेकर अलग-अलग जगह पे जो है वो कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। एक दिन किया आरएसएस ने, तो वो अखबार में छपा कि भाई प्रधानमंत्री से उन्होंने अपील की थी हुँ। कि समाधि जो है वापस लाई जाए। तो जब मैंने ये पढ़ा, तो मेरे साथ कुछ तालिबानी टेररिस्ट भी, तो मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा कि देखो अब इसको भारत सरकार वापस ले आएगी, क्योंकि आरएसएस ने इसके प्रति इच्छा जाहिर की है, और सरकार है बीजेपी की, अटल जी प्रधानमंत्री हैं, और अटल जी खुद भी ये प्रयास पहले कर चुके जब वो विदेश मंत्री थे 80s में। तो मैंने कहा वापस ले आएंगे, तो वो हंसने लगे, कहने लगे राणा जी आप तो आलू खाने वाले लोग हैं, और ये तो हम ही है पठान जो अफगानिस्तान से आके कुछ भी कर सकते। तो मैंने कहा कि चलो सरकार नहीं लाएगी तो मैं जाऊं, तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि अरे भाई पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दो, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, जी। हम लोग जो है तिहाड़ से नहीं निकल पाते हैं, हुँ। तो आप तो साधारण व्यक्ति हो, हुँ। तो आप पहले तिहाड़ से निकल जाओ, अफगानिस्तान तो बहुत दूर की बात है। हुँ। तो मैंने कहा तिहाड़ से भी निकलूंगा, अफगानिस्तान भी जाऊंगा। तो फिर अब ये क्या है, ये मेरी जो जबान है उससे निकल तो गया, लेकिन जो है अगले दिन से वो लोग मजाक बनाने लगे, है ना, जैसे कहने लगे हाँ भाई राणा जी कब जा रहे हो, हुँ। अभी तक यहीं हो। तो फिर एक मन जो है ना वो बनता चला, और फिर धीरे 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 करके जो है एक दिन ये आया कि सन 2004 में मैं तिहाड़ जेल से एस्केप हुआ, तो और वो आपने ये हमारे दर्शकों को किस्सा नहीं बताया, निकले किस तरीके से? वो क्या कूटनीति आपने बनाई? नहीं, क्या आपका वो फ्रेंड सर्किल था? किस तरीके से आपने देखो उसके लिए कई प्लानिंग बनाई है ना, उसमें शुरुआती प्लानिंग है, कई फेल हुई, लेकिन फेल होती रही, अपना प्रयास में हमने जारी रखा, और फिर एक दिन
मेरी कोर्ट की डेट पड़ती थी यहाँ पे हरिद्वार में, तो जो पुलिस वाले लेने के लिए आते थे दिल्ली पुलिस के, तो उस समय मेरी जैसे हाई रिस्क सिक्योरिटी थी, तो 14 पुलिस की गारद मेरे को कोर्ट में पेश करने ले जाते। तो वो जो असली पुलिस थी उसके आने से पहले ही कुछ जो हमारे साथी थे वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के और वो मुझे कोर्ट डेट पर ले जाने के लिए जेल में आए और उनसे पहले ही जो है मुझे लेकर चले गए। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि नकली पुलिस वाले आएँगे, या कोई मूवी को देखकर आया या फिर खुद ही अपने मन से आपने प्री प्लानिंग करी थी? नहीं देखो क्योंकि आपने भी तमाम ऐसी फ़िल्में देखी हाँ, होंगी। मैंने आपसे बताया कि हम लोग बहुत सारी प्लानिंगों पे काम किया था, तो उसमें कुछ-कुछ कमी निकलती गई। जैसे पहले मैंने सोचा कि भाई हम बाय फ़ोर्स जाएँ, लेकिन फिर उस पर जैसे विचार किया भाई बाय फ़ोर्स जाएँगे, तो किसी पुलिस ऑफिसर के चोट लग सकती है। तो कभी भी मेरा ऐसा मन नहीं हुआ कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि किसी को मतलब कानून कोई हाथ में हानि ले हो लें। जाए, नहीं किसी को नुकसान हो जाए। भाई हम अपना कुछ बेनिफिट करने के लिए मान लीजिए किसी को नुकसान करें तो वो कोई बहुत समझदारी नहीं है। एक तरफ हम देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और उस देश के लिए कुछ करने के लिए अगर किसी पुलिस के सिपाही के, ऑफिसर के चोट लग जाए, मर जाए वो, तो ये कोई देशभक्ति थोड़ी ना हुई। तो इस तरह की जितनी भी प्लानिंग थी कि किसी को कोई नुकसान हो जाए, वो सब हमने जो है उस पर विचार करा और फिर उस पे विचार करने के बाद एक-एक करके जो है वो सब रिजेक्ट और फिर लास्ट पे इस पे पहुंचे कि भाई ऐसे ये तरीका ज्यादा बेटर है, इसमें किसी को कोई हानि भी नहीं होगी और हमारा काम, और ईश्वर ने उसमें सहायता की और जो चीज जैसे सोची थी वैसे होती चली गई, तो अपना कामयाबी मिल गई। चलिए कोई इतिहास के पुराने पन्ने और निकाल लेता हूँ। फुल्लन देवी की हत्या वो कैसे थे? एक भेड़ के चंबल की फेमस डाकू जिससे शासन प्रशासन तक कांपता था। उसके लिए हमने क्या प्लानिंग बनाई? क्या था आखिर मन में? किसको जवाब देना चाहते थे? किसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे? देखो जो फूलन का जो केस है, एक तो क्या है कि वो देखो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसमें बहुत ज्यादा बात करने के लिए मैं अभी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि देखो जो कोर्ट होती है वो एक तरीके से न्यायाधीश जो है वो भगवान का रूप, जब वो अपनी कुर्सी पर बैठे, तो अब जब हमारा केस वहाँ पे विचाराधीन है तो मैं उसमें कोई अपनी राय व्यक्त करूँ, एक पेंडिंग केस के लिए अपनी कुछ उसमें हम जो है केस के मेरिट पे कोई बात करें, तो मुझे लगता है कि वो उनके काम में हस्तक्षेप, तो इसलिए बहुत ज्यादा तो मैं उस पर बात नहीं कर पाऊंगा। ये है कि भाई केस मुझ पर लगा। बात ये आती है कि कई लोग जो फूलन के एडमायर्स हैं, जो उनको अच्छा मानते हैं, तो देखो किसी को भी अच्छा मानने का अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फूलन के बारे में जो मीडिया के द्वारा जो बातें फैलाई गई हैं वो काफी भ्रामक बातें हैं। उनका जो बिल्कुल सच बात अगर लोगों के बीच में जाए तो मुझे लगता है कि लोगों का नजरिया चेंज हो सकता है। तो क्या तमाम टीवी चैनलों जो और सोशल मीडिया की उस समय नहीं दौर हुआ करता था, अखबारों में जो निकला, क्या सब वो मनगढ़ंत था या फिर एक आपकी छवि छवि को धूमिल करना? देखो मैं तो उस समय खैर 2 साल 3 साल का बच्चा रहा होगा जिस समय फूलन ने बेहमई कांड किया, तो मेरी छवि को धूमिल करना या ना करना तो उस समय कोई मतलब बात नहीं थी, लेकिन हाँ मीडिया के द्वारा भारत की भूमि को जरूर जो है धूमिल करने का प्रयास किया। कैसे प्रयास किया गया?